हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का मोमेंट्स का 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोग वेदिंग द स्टोर्म इन निरसमा, जिसमें जो हार्स मेंडर के द्वारा लिखा गया है और इसमें साइक्लोन के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया, यह सीख दी गई है कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा साइक्लोन जैसे आती है तो हम उसका कैसे सामना करेंगे और दूसरों का कैसे हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, the young man, was marooned on the roof of the house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his village? मैरून मतलब होता है असहाय, असहाय पड़ा हुआ था। इसका हिंदी, उड़ीसा को 1999 अक्टूबर में आहत करने वाले चक्रवात से हजारों लोगों की जानें चली गई थी और सैकड़ों गांव तबाह हो गए थे। प्रशांत नामक एक युवक 2 भयानक रातों में एक मकान की छत के ऊपर ठहरा था। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निर्णय लिया। क्या उसे अपना परिवार मिला? आइए पता करते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Esama, a small town in coastal Odisha, some 80 kilometers from his village, to spend the day with friends. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. menacing मतलब होता है बिल्कुल खतरनाक। Wind beat against the house with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. इसका हिंदी होगा, अपनी मम्मी की मृत्यु के 7 वर्ष बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने गांव में 18 किलोमीटर की दूरी पर और समा नामक तटीय उड़ीसा के खंड हेडक्वार्टर में गया हुआ था ताकि वह अपने मित्र के साथ एक दिन बिताए। शाम को अचानक तेजी से एक काला और भयानक तूफान मंडरा गया। हवाओं ने मकानों को बेतहाशा तेजी से और क्रोध से इतने अधिक थपेड़े मारे जितने प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखे थे। भारी और निरंतर वर्षा ने अंधकार को और गहरा कर दिया था। पुराने वृक्षों को भी समूल उखाड़ दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। A scream rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry water swirled into his friend's house and neck deep. The building was old brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind velocity of 350 किलोमीटर। devastation मतलब होता है बहुत खतरनाक। But the cold terror of the family grew with the crashing of the tree that had got uprooted and family fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging of its roots and wall. जो ही लोगों और घरों को तेजी से बाहर ले जाया जा रहा था तो लोगों के चित्कार से हवा भर गई। गर्दन तक ऊंचाई वाला क्रोधित जल उसके मित्र के घर में घुसकर चक्कर लगाने लगा। वह भवन ईंटों और गारे का था और इतना मजबूत था कि उसने प्रति घंटा 350 किलोमीटर की गति वाले विध्वंसक तूफानी हवा का मुकाबला किया। परंतु वृक्षों के गिरने से, जिन्हें समूल उखाड़ कर छतों पर गिरा दिया गया था, परिवार का उत्साहहीन निर्दय भय और भी बढ़ गया। वृक्ष कई बार आंधी रात में गिर जाते थे और मकानों के नींव तथा दीवारों को छत बिछत कर देते थे। The crash destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Surge मतलब होता है उफान। Although wind speed had reduced sometime by the next morning, to escape the water rising in the house, Prashant and his family had taken refuge on the roof. Refuge मतलब होता है शरण और refugee मतलब होता है शरणार्थी। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpses of the devastation wrought by the super cyclone. Glimpses मतलब होता है झलक। In the grey light of the early morning, चक्रवात तथा समुद्र के उफान द्वारा किया गया विध्वंस अगले 36 घंटे तक चलता रहा। हालांकि अगले दिन प्रातः तक वायु की गति कुछ मंद हो गई थी। घर के भीतर पानी के चढ़ते हुए स्तर से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत के ऊपर शरण ले ली। विशिष्ट चक्रवात द्वारा किए गए विध्वंस की पहली झलक के
जो झटके प्रशांत ने प्रातःकाल की सलेटी रोशनी में अनुभव किए उन्हें वह कभी भी भूल नहीं पाएगा। A ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction all around. Even a huge and old tree had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was blessing in disguise. Because of the tender coconut from the tree kept me trapped family from starving in the several days that followed. स्टार्विंग मतलब होता है भूख। अब इसका हिंदी। जहाँ तक दृष्टि पड़ती थी क्रोधी और मृत्युकारी पानी की भूरी चादर ने सभी चीज़ों को ढक रखा था। केवल कुछ स्थानों पर टूटे हुए सीमेंट के घर पड़े हुए थे। सभी दिशाओं में फूले हुए पशु तथा मनुष्य के शव बह रहे थे। सभी और विशाल और दीर्घजीवी वृक्ष गिर गए थे। उनके घर के ऊपर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। वह बदले भेष में एक वरदान था, क्योंकि वृक्ष के मुलायम फलों ने कई दिनों तक फंसे हुए परिवार पर भूखों मरने की नौबत आने की स्थिति को बचा लिया। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? अगले 2 दिन प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत के ऊपर खुले स्थान में सट कर बैठा रहा। वे ठंड तथा निरंतर वर्षा के कारण ठिठुर से गया। वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो डाला। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार था कि विशाल चक्रवात के क्रोध के उपरांत उसका परिवार जीवित बचा होगा या नहीं। क्या उसे एक बार फिर उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनका बिछोह सहना पड़ेगा। Two days later, which seemed to be Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Ceased मतलब खत्म हो गया था, recede मतलब घटना। rainwater धीरे धीरे कम होने लगा था। Prashant was determined to seek out his family without delay. Delay मतलब देरी करना। But the situation was still dangerous and his family pleased with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. 2 वर्षों की भांति दिखाई पड़ने वाले 2 दिन के पश्चात वर्षा थम गई और वर्षा के जल का स्तर नीचे जाने लगा। अब प्रशांत ने दृढ़ निश्चय किया कि और देरी किए बिना अपने परिवार को ढूंढ ले, परंतु अभी भी स्थिति खतरे से खाली नहीं थी और उनके मित्र के परिवार ने प्रशांत से थोड़ा और अधिक समय तक रुकने का अनुरोध किया, परंतु प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही है। He equipped with a long sturdy stick and then started on his 80-kilometer expedition. Expedition मतलब होता है यात्रा। Back to his village through the swollen flood water. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and he had to swim. After some distance he was renewed to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. उसने एक लंबी और मजबूत छड़ी ली और तूफान युक्त बाढ़ वाले जल के बीच 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गांव की ओर चलने का अभियान प्रारंभ किया। उस यात्रा को वह कभी नहीं भूल पाएगा। सड़क की स्थिति तथा कम से कम गहरे पानी के स्थान को जानने के लिए उसने निरंतर अपनी छड़ी का प्रयोग किया। कई स्थान पर पानी कमर जितना गहरा था और उसकी प्रगति मंद हो जाती थी। कई स्थानों पर वह सड़क को छोड़ जाता था और उसे तैरना पड़ता था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे समय राहत मिली जब उसके चाचा के 2 मित्र उसे मिल गए जो गांव की तरफ ही लौट रहे थे। उन्होंने इकट्ठे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। As they waded through the water, the scene they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now
wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe मतलब जो आपत्ति आई थी, भयानक आपत्ति। पानी में चलते हुए उन्होंने जो दृश्य देखे वे अधिक विभत्स हो गए। जो जो वे आगे की ओर बढ़ते गए त्यों त्यों उन्हें बहाव की तीव्रता से उनकी ओर लाए जाने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की लाशें और कुत्तों, बकरियों तथा अन्य पशुओं के शव को एक तरफ धकेलना पड़ता था। जिस गांव के नज़दीक से वे गुजरते उन्हें वहां मुश्किल से ही कोई मकान खड़ा हुआ दिखाई देता। अब प्रशांत की काफ़ी देर तक फुट फुट कर रोता रहा। उसे निश्चय हो गया कि इस विप्लवकारी स्थिति में उसका परिवार नहीं बच पाएगा। Eventually, Prashant reached village Kalikuda. His heart went cold. Where their homes once stood, there was only remnants of the roof. Remnants मतलब शेष जो बचा हुआ था. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark tree. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अंत में प्रशांत कालीकुड़ा नामक अपने गांव में पहुंच गया। उसका हृदय उत्साहीन हो गया। जहां उसका घर था उस स्थान पर उसकी छत के अवशेष पड़े थे। उनकी कुछ संपत्ति पेड़ों की शाखाओं में अटकी हुई, टूटी हुई या मुड़ी हुई थी, काले पानी के ऊपर नजर आ रही थी। अपने परिवार की तलाश करने के पश्चात प्रशांत ने रेड क्रॉस स्वर्ण स्थल पर जाने का निर्णय लिया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. With hunger, she rushed to him, her hand outstretched, her eye brimming. It was miracle. They had long him up for dead. भीड़ में नजर आने वाले व्यक्तियों में सर्वप्रथम उसकी नानी थी। हालांकि भूख के कारण वह निर्बल हो चुकी थी, परंतु अपने हाथ फैलाकर और अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह तीव्र गति से आगे बढ़ी। यह एक चमत्कार था। उन्होंने उसे काफी समय पहले मरा हुआ समझ लिया था। Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged him tightly. प्रशांत anxiously मतलब होता है चिंता, scanned the motley battered group. His mother and his sister, his uncles and aunt, they all seemed to be there. थोड़ी देर में यह समाचार फैल गया। उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और राहत महसूस करते हुए उनका आलिंगन किया। प्रशांत ने चाह भरी दृष्टि से उस रंग बिरंगे तथा छत बिछत दल को आंका। उसके भाई और उसके बहन, उसके चाचा और चाचियाँ सभी वहाँ दिखाई पड़े। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on the green coconut, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult मतलब होता है crowd. अगली प्रातः तक वह शरण स्थल की निराशाजनक स्थिति का जायजा ले चुका था। उसने अपने ऊपर काबू करने का प्रयत्न किया। उसने शरण स्थल में शरण पाए हुए 2500 सशक्त व्यक्तियों के घातक दुख को निहारा। गांव के 86 व्यक्ति मर चुके थे। सभी 96 घर बह गए थे। शरण स्थल में यह उनका चौथा दिन था। अभी तक उन्होंने हरे नारियलों पर जीवन यापन किया था, परंतु इतनी बड़ी अपार भीड़ के लिए उनकी संख्या कम पड़ गई थी। Prashant, all of 90 years, decided to step in as leader of his family. If no one else did, he organized a group of young and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his eye. Merchant मतलब होता है व्यापारी। This time, the delegation succeeded. Delegation मतलब होता है प्रतिनिधि। Group of people and returned triumphantly. Triumphantly मतलब victorious. Wading through the receding water with roof for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Rotting मतलब सड़ना. Branching from lanes, trees were gathered to light a reluctant and slow fire. Reluctant मतलब होता है अनिच्छुक. Unwished to cook the rice. जब अन्य व्यक्ति
नेता नहीं बना तो 19 वर्षीय प्रशांत ने अपने गांव का नेता बनने का निर्णय किया। उसने मिलजुल कर सौदागर के रूप एक बार दोबारा चावल बांटने के लिए दबाव देने हेतु नवयुवकों और वृद्ध पुरुषों के दल को संगठित किया। इस बार प्रतिनिधिमंडल को सफलता मिल गई और वे पानी के उतरते हुए स्तर के बीच सभी शरणार्थियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर विजयी होकर लौटे। इस बार की और किसी का ध्यान नहीं गया कि वह चावल पहले से ही सड़ रहा था। उन्होंने गिरे हुए वृक्षों की शाखाओं इकट्ठी की ताकि मंदी और अनिच्छुक आग जलाई जा सके और उसके ऊपर चावल उबाला जा सके। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. 4 दिनों में पहली बार शरण स्थल के जीवित शरणार्थियों ने भरपेट भोजन खाया था। उसका अगला कार्य नवयुवक स्वयंसेवकों के दल को संगठित करना था ताकि वे शरण स्थल में से मैले पदार्थों, उल्टियों और बहती हुई लाशों को हटा दे तथा घायल लोगों, घाव तथा टूट फूट का इलाज कर सके। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with the utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. The message got through, and after that, the helicopter made regular round of the shelter, airdropping food and other basic needs. 5वें दिन सेना का एक वायुयान शरण स्थल के ऊपर से उड़ा और उसने खाद्य पदार्थों के कुछ पैकेट नीचे डाले। फिर वे वापस नहीं आए। नवयुवक स्वयंसेवक दल ने शरण स्थल में से खाली बर्तन उठाए। फिर उन्होंने बच्चों को शरण स्थल के चारों ओर जहाँ से पानी हट गया था रेत के ऊपर अपने पेटों के ऊपर खाली बर्तन रखकर लेटने के लिए नियुक्त किया ताकि ऊपर से गुजरते हुए वायुयानों को पता चल जाए कि वे भूखे हैं। यह संदेश पहुंच गया और उसके बाद वायुयानों ने शरण स्थल के नियमित दौरे किए और खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुएं नीचे गिराई। Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after him while the men secured food and material for the shelter. प्रशांत ने देखा कि असंख्यक बच्चे अनाथ हो गए हैं। उसने उन्हें इकट्ठा किया और उनके लिए पॉलीथीन की चादर लगाकर शरण स्थल बना दिया। उनकी देखरेख के लिए महिलाओं को सक्रिय बनाया गया जबकि पुरुष उनके लिए खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुएं सामग्री जुटाते थे। As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. Grief मतलब होता है दुख। He persuaded the women to start working the Food for Work program, started by an NGO. Persuade मतलब होता है मनाना। And for the children, he organized a sports event. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket match for the children. कई सप्ताह बीत जाने पर प्रशांत ने तेजी से भांप लिया कि महिलाएं और बच्चे अधिक दुखी होते जा रहे हैं। उसने महिलाओं को काम के लिए भोजन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए राजी कर लिया जिसे एनजीओ ने प्रारंभ किया था और बच्चों की खातिर उसने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह स्वयं क्रिकेट खेलने में रुचि रखता था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट के मैचों का संगठन किया। प्रशांत इंगेज्ड with other volunteers in helping the widow and children to pick up the broken piece of their life. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widow would suffer from stigma and loneliness. Loneliness मतलब होता है अकेलापन। Prashant group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster family made up for childless widow and children without adult care. अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर
प्रशांत विधवाओं और बच्चों की सहायता के कार्य में जुट गया ताकि वे अपने जीवन के छत बिछड़ टुकड़ों को संभाल सके। अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थाएं स्थापित करना सरकार की प्रथम योजना थी, परंतु इस कदम का सक्रिय विरोध हुआ क्योंकि यह महसूस किया गया कि इस प्रकार संस्थाओं में बढ़े हुए बच्चे प्रेम से वंचित रहेंगे और विधवाएं कलंकों और एकांत भाव से ग्रस्त होंगी। प्रशांत के दल का विश्वास था कि अनाथों को उन्हीं के संप्रदाय के भीतर पुनर्वासित किया जाए, यदि संभव हो तो उन्हें उन पोषक गृहों में रखा जाए जो किसी वयस्क के नियंत्रण में नहीं हो, बल्कि बिना बच्चों वाले विधवाओं और बच्चों के योग से बने हुए हो, जिनका संरक्षण कोई वयस्क नहीं हो। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant would spirit his head simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youth face is what the widow and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. विशाल चक्रवात द्वारा की गई तबाही के बाद 6 मास की अवधि बीत चुकी है। इस बार प्रशांत की घायल आत्मा स्वस्थ हो चुकी है क्योंकि अपने कष्टों द्वारा परेशान होने का उसके पास समय नहीं है। उसके गांव की विधवाएं तथा अनाथ बच्चे अपने दुख के कठोरतम समय में उसके सुंदर और युवा चेहरे की और लालसा भरी दृष्टि से देखते हैं। और इस तरह हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है और अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।